पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि रिचुअल के बीच में शामन ऐसा बिहेव करने लगा था जैसे वो पजेस्ड हो, और उसी स्टेट में वो बताता है कि किलर यहीं सबके बीच है। इतना बोलकर वो बेहोश हो गया था। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। डिटेक्टिव ना कहती है कि हो सकता है शामन की बात सच हो और किलर इसी शहर का रहने वाला हो। तो बेदक कहता है कि ऐसे भी शामन ने पहले बहुत सारे बातों पे सही कहा है। दोनों की बात सुनकर मून कहता है कि मैंने तो कितनी बार पहले कहा था कि किलर यहीं का है, तब तो तुम लोगों को सच नहीं लगा था। दूसरी तरफ हम शामन को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था। सुनवो उसके पास ही बैठा था और उसकी केयर कर रहा था। शामन पूछता है कि क्या हुआ था। उसे बस ये याद था कि वो रिचुअल करा रहा था, बट उसके बाद का जो कुछ भी उसने बोला वो सब कुछ भी उसे याद नहीं था। सुनवो पूरी बात बताता है और ये भी बताता है कि उसे रात भर से फीवर रहा है। फिर हम ओखुई को देखते हैं। उसे अपनी फ्रेंड दायुन के भाई पे क्रश आ गया था जो बढ़ता ही जा रहा था। अब तो उसे बस उसका ही चेहरा क्लियरली दिख रहा था और बाकी हर किसी के चेहरे की जगह उसे स्क्विड दिख रहा था। ओखुई को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो भाग के येबन को बताने जाती है। उसकी बात से येबन समझ जाती है कि उसे अब कोई नया पसंद आ गया है। फिर दोनों रिचुअल में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करने लगते हैं। येबन कहती है कि हो सकता है किलर सच में वहाँ पे आया हो। तो ओखुई कहती है कि हाँ, वो भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानना चाहता ही होगा। येबन भी इस बात को सपोर्ट करती है। कहती है कि किलर ने पुलिस पे नजर भी रखा हुआ होगा। इस पे ओखुई पॉइंट आउट करती है कि तब तो उसने तुम्हें भी देखा होगा डिटेक्टिव मून के साथ एविडेंस ढूंढते हुए। अब येबन को रियलाइज होता है कि वो तो सीरियल किलर की नजर में आ गई होगी, तो उसकी जान को भी तो खतरा है। तभी उसे मून का कॉल आता है जो कहता है कि हमें काम पे लग जाना चाहिए। एक दिन में तुम्हें 1000 लोगों को छूना भी तो है। येबन कहती है सॉरी, बट आज जब मैं सोकर उठी तो मेरा पावर गायब हो गया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अगर फिर कभी पावर वापस आ गया तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। कॉल रखने के बाद येबन को मून का मैसेज आता है जो कहता है कि वो उसके क्लिनिक के बाहर ही है और अंदर आ रहा है। उससे बचने के लिए येबन खिड़की से भागने का सोचती है, पर जैसे ही खिड़की खोलती है सामने मून था। एक्चुअली मून को समझ आ गया था कि उसकी पावर जाने वाली बात झूठी है। वो येबन से पूछता है कि उसे हुआ क्या है, उसने झूठ क्यों बोला। तो येबन कहती है कि उस सीरियल किलर की अगली टारगेट मैं हो सकती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास वेपन है और तुम फाइट भी कर सकते हो, पर मेरा क्या होगा। मून कहता है तुम्हारा वेपन मैं हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को तुम्हें मारने दे दूंगा। येबन मून के साथ जाने को रेडी तो हो जाती है, बट वो प्रिकॉशंस ले रही थी। उसने चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था और मून से थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी। दूसरी तरफ हम येबन की आंट ह्योनोक के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो येबन के ग्रैंडफादर डॉक्टर बोंग को असेंबलीमैन चा के इलेक्शन कैंपेन में काम करता देख बहुत हैरान होता है। वो कुछ बोले ना, इसलिए डॉक्टर बोंग उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। फिर हम शामन पार्क को देखते हैं। अब तो सबको यही लग रहा था कि उसे किलर के बारे में पता है, तो सब उसे घेर के पूछने लगते हैं। शामन ये नहीं बोल पाता कि उसे याद नहीं है, तो वो बस ये कहता है कि फिर से एक बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। इधर ह्योनोक का एक्स डॉक्टर बोंग से पूछता है कि आप असेंबलीमैन चा के इलेक्शन कैंपेन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप तो उससे नफरत करते थे। डॉक्टर बोंग कुछ बोलते उससे पहले ह्योनोक वहाँ आ जाती है और अपने एक्स हस्बैंड का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती है। वो ह्योनोक से एक और चांस देने को बोलता है, तो ह्योनोक उसके पैर पे मारती है और फिर कहती है कि मुझे अब कोई और पसंद है। जोंगमुक उस समय उस तरफ ही आ रहा था, पर दोनों को देखकर वो वापस लौटने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एरान था। वो स्कूटी में कहीं जा रही थी तो रास्ते में एक आदमी उसके सामने आ जाता है जिसने रेन पोंचो पहना हुआ था। एरान भागने की कोशिश करती है पर वो आदमी उस पे झपट पड़ता है। फिर हम एरान की बॉस को देखते हैं। उसके नहीं लौटने पे उसकी बॉस को तो लगता है कि वो भाग गई है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। पुलिस स्टेशन में एक लड़की मून से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। येबन भी उस समय वहीं हेलमेट लगाए बैठी थी। ये लड़की बताती है कि इसका नाम जीसुक है और वो ईरान के साथ ही कॉफी शॉप में काम करती है। जीसुक ये मानने को रेडी नहीं थी कि ईरान कहीं भाग गई है। वो कहती है कि जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। जीसुक मून से ईरान की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि उस बेचारी के लाइफ में ऑलरेडी बहुत मुश्किलें रही है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जीसुक ईरान से पूछती है कि वो इतने पैसे चिल्ड्रंस होम में क्यों भेजती है।
तो ईरान कहती है क्योंकि मेरा छोटा भाई ऐसे ही किसी चिल्ड्रंस होम में हो सकता है। ईरान बताती है कि जब वो छोटी थी तो उससे उसका भाई खो गया था। एक बार वो उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था तो उसने उससे झूठ बोल दिया था कि वो स्कूल जा रही है, जबकि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। जब वो वापस घर आई तो उसका भाई नहीं था। वो उसको ढूंढने स्कूल की तरफ चला गया था और फिर कभी नहीं मिला। उसके पेरेंट्स की भी उसे ढूंढते हुए डेथ हो गई, सब कुछ उसकी वजह से। जीसुक ईरान की ये कहानी बताती है तो येबन सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो लोग ईरान को जरूर ढूंढेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून जंगमुक और बाकी डिटेक्टिव से कहता है कि उन्हें उस एरिया के सारे हॉस्पिटल्स चेक करने चाहिए। क्या पता ईरान का एक्सीडेंट हुआ हो, और उस स्कूटी को भी ढूंढना चाहिए जो वो चला रही थी। मून अकेला ही चेक करने निकलता है और येबन को कॉल करके किसी हॉस्पिटल के बाहर मिलने को बोलता है। इधर येबन घर से निकलती है तो उसे सुनमो दिखता है जो साइकिल में कहीं जा रहा था। वो रोककर पूछती है तो वो बताता है कि वो अपना वर्कशॉप जा रहा है जहाँ एज अ हॉबी वो कुछ करता था। येबन वर्कशॉप देखना चाहती थी तो सुनमो अपनी साइकिल में उसे बिठा कर ले जाने लगता है। जब दोनों जा रहे थे तो रास्ते में मून उनको देखता है और मन में गुस्सा होता है कि ये तो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने वाली थी, तो अब कहाँ जा रही है। पहुंचकर सुनमो येबन को अपने वर्कशॉप खोलकर दिखाता है जहाँ वो वुड वर्किंग करता था। उसी समय येबन को मून का कॉल आता है। बात करने वो बाहर निकलती है तो मून पूछता है कि अभी तक तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंची, तो येबन कुछ बहाना बनाने लगती है। मून उससे कहता है कि अपने शूलेसेस तो बांध लो। येबन बांधने लगती है तो उसे अचानक ध्यान आता है कि मून को कैसे पता। फिर देखती है कि वो तो सामने खड़ा था। वो उसे सुनमो को बाय तक नहीं बोलने देता और अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ह्यूनोक का एक्स हस्बैंड जबरदस्ती उसे कार में ले जाने लगता है, ये बोलकर कि कहीं चलकर बात करते हैं। जंगमुक जो पास में था ये देख लेता है और कार के पीछे भागता है। कार सिग्नल पे रुकी थी तो वो ह्यूनोक के एक्स हस्बैंड को बाहर निकाल के कार की चाबी दूर फेंक देता है और फिर ह्यूनोक का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। इधर मून येबन से पूछता है कि तुम्हें सुनमो पसंद है क्या, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। मून कहता है अभी तो तुम उससे मिली ही हो, उसे जानती तक नहीं हो कि वो कैसा इंसान है। येबन कहती है उसके जैसे दिखने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते। इस पे मून कहता है कि उसके जैसे दिखने वाले लोग यूजुअली साइकोपाथ्स होते हैं। दोनों कॉफी हाउस आए थे ईरान की बॉस से मिलने। वहाँ जीसुक भी थी। उसकी बॉस बार बार यही बोल रही थी कि ईरान अपने होम टाउन भाग गई है। मून येबन से उसे टच करके चेक करने को बोलता है तो येबन बिना एक्सक्यूज के डायरेक्टली उसके बम को छू लेती है। उस लेडी को लगता है कि मून ने उसे टच किया तो वो भी मून के बम को टच कर लेती है। येबन की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मून गुस्सा होता है तो वो बोलती है कि तुम्ही ने तो टच करने बोला था। उसकी मेमोरीज में येबन को बस ये पता चला था कि ईरान ने अपने होम टाउन जाने के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था। तभी जीसुक बाहर आती है और कहती है कि मेरी बॉस की बात को सीरियसली मत लेना, वो बस पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। येबन जीसुक के कीरिंग को देखती है तो उसे ध्यान आता है कि सुनवो ने भी ऐसे ही रिंग से वर्कशॉप खोला था। पूछने पे जीसुक बताती है कि ईरान ने अपने और उसके लिए ऐसा रिंग बनाया था। येबन मून को बताती है कि उसने ऐसा रिंग सुनवो के पास भी देखा था, तो वो जबरदस्ती उसको उसके स्टोर के बाहर ले जाता है और कहता है कि जाकर उसे टच करो। येबन च्युइंगम हटाने के बहाने से सुनवो के बम को टच करती है तो देखती है कि कीरिंग तो उसे किसी और से मिला था। वो बाहर आकर मून को बताती है कि सुनवो ने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा था तो सेलर ने कीचेन फ्री में दे दिया। येबन ये भी बताती है कि बेचने वाला हाई स्कूल स्टूडेंट लग रहा था जो शायद ईरान की स्कूटी चला रहा था। जब मून और येबन आपस में बात कर रहे थे तो सुनवो बड़े ध्यान से दोनों को देख रहा था। अब स्टूडेंट का पता करना था तो येबन ओखुई की हेल्प लेती है। दायुन का भाई हाई स्कूल टीचर था तो ओखुई उसको लाती है ताकि येबन उसके बम को छूकर उसके स्कूल स्टूडेंट्स में उस लड़के को ढूंढ सके। टच करने पे वो उसे दिख भी जाता है और नाम भी पता चल जाता है, दोयुन। दोयुन का नाम सुनकर ये पूछता है कि बात क्या है, तो मून बताता है कि उसने एक स्कूटी चोरी किया है जो एक केस से रिलेटेड है। दायुन का भाई कहता है कि वो स्कूटी का पता करके बताएगा। ओकुई के साथ फिर वो दोयुन के घर जाता है। उसे स्कूटी के बारे में पूछने पे वो बताता है कि उसने चोरी नहीं किया बल्कि उसे पड़ा हुआ मिला। वो वहाँ का एड्रेस भी बताता है जहाँ से उसे स्कूटी मिला था। मून और येबन उसी एड्रेस पे जाते हैं तो वहाँ उन्हें खून के निशान मिलते हैं और खून से सना एक चाकू भी मिलता है।
मून नोटिस करता है कि वहाँ पे एक सीसीटीवी भी था। येबन तो पूरी श्योर थी कि सीरियल किलर ने एरान को मार दिया होगा, पर मून उतना कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। चाकू के ब्लड का टेस्ट कराने पे ये कंफर्म हो गया था कि ब्लड एरान का ही है और सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियरली दिख रहा था कि रेन पोंचो वाले आदमी ने ही एरान पे अटैक किया है। सबको शक था कि सीरियल किलर ने एरान को मार दिया होगा, पर मून को लग रहा था कि एरान जिंदा मिल सकती है क्योंकि अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली थी। मून फिर उस जगह पे जाता है जहाँ एरान लास्ट कॉफी डिलीवर करने गई थी। वहाँ जो आदमी था उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, तो मून येबन को हेल्प के लिए बुलाता है। येबन उसके बम से स्टिकी नोट हटाने के बहाने से उसे टच करती है, तो उसे दिखता है कि एरान यहाँ कॉफी डिलीवर करने के बाद किस तरफ गई थी। येबन बताती है कि जब भी वो यहाँ कॉफी डिलीवर करने आती थी तो वो उस तरफ ही जाती थी, उस तरफ से कॉफी शॉप नहीं जा सकते थे। तो मून को लगता है कि जरूर वो कहीं और डिलीवर करने भी गई थी। दोनों उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो येबन को रियलाइज होता है कि ये रास्ता किधर जाता है। रास्ता ग्वांगसिक के फार्म की तरफ जाता था। वहाँ पहुंचकर मून उससे एरान के बारे में पूछता है कि कभी वो यहाँ डिलीवरी करने आती थी क्या, तो ग्वांगसिक मना करता है और कहता है कि वो बस उसे कॉफी शॉप से ही जानता है। येबन समझ जाती है कि ग्वांगसिक झूठ बोल रहा है क्योंकि एक बार जब उसने उसके बम को टच किया था तो उसकी मेमोरीज में उसने देखा था कि वो और एरान क्लोज थे और वो अक्सर यहाँ आया करती थी। ग्वांगसिक फिर किसी बहाने से मून के पैर को टच करने की कोशिश करता है, तो येबन उसे रोक देती है क्योंकि उसे तो पता ही था कि पैर टच करके वो मेमोरीज देख सकता है। वहाँ से निकलकर फिर वो मून को ग्वांगसिक के पावर के बारे और ईरान की मेमोरीज के बारे में बताती है। ग्वांगसिक उस समय कहीं जाने के लिए निकलता है तो दोनों उसको फॉलो करते हैं। एक मार्केट प्लेस में पहुंचकर वो गायब सा हो जाता है तो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। येबन उसे अपने ट्रक में निकलता देखती है तो वो एक टैक्सी से उसे फॉलो करती है और रास्ते से मून को कॉल करके बताती है कि कहाँ जा रही है। ग्वांगसिक एक वेयरहाउस जैसी जगह आया था और येबन मून से बात करती हुई ही उसके पीछे जा रही थी, पर उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वो चेक ही कर रही थी कि अचानक से ग्वांगसिक उसके सामने आ जाता है। वो येबन से पूछता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही थी। येबन कहती है मुझे पता है तुमने ईरान के बारे में झूठ बोला, वो तुम्हारी फार्म आती रहती थी तुमसे मिलने। ग्वांगसिक कहता है मैंने झूठ बोला क्योंकि अभी हर कोई हर किसी पे शक कर रहा है। मैंने सच बोला होता तो सब लोग तुम्हारी तरह मुझ पे शक करते। येबन कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो बस एक बार मुझे अपने बम को टच करने दो ताकि ये क्लियर हो जाए कि तुम किलर नहीं हो। पर ग्वांगसिक मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझे अपना पैर टच करने दो, मुझे जानना है कि तुम्हें क्या पता है। दोनों फिर एक दूसरे को टच करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मून वहाँ पहुँचता है पर दोनों को इग्नोर करके अंदर चला जाता है और ईरान को आवाज देकर बाहर आने को बोलता है। मून फिर ईरान के साथ बाहर आता है तो उसको देख येबन हैरान रह जाती है और मौका देखकर उस समय ग्वांगसिक उसके पैर को टच कर लेता है। ग्वांगसिक फिर मून से पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो मून बताता है कि खून के निशान ऐसे थे जैसे स्टेज किया गया हो और मर्डर वेपन भी ऐसे पड़ा था जैसे जानबूझकर सामने रखा हो। ग्वांगसिक फिर बताता है कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली ईरान को अपनी बॉस को बहुत सारे पैसे लौटाने थे। ग्वांगसिक ने उसके बदले लौटाना चाहा था तो उसने लेने से मना कर दिया था क्योंकि पैसों के बहाने से वो ईरान से काम करवाते रहना चाहती थी। उससे बचने के लिए ही उन लोगों ने ईरान के मरने का नाटक किया। मून फिर दोनों को स्टेशन ले जाने वाला था। जाने से पहले ग्वांगसिक येबन को बताता है कि जब उसने उसे टच किया तो उसकी मेमोरी में उसने देखा कि मीटियोर शावर वाले रात उनके अलावा वहाँ कोई और भी था, मतलब कोई और भी है जिसके पास उनके जैसे पावर है और वो कोई भी हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।